जी कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा आगे आ जाएंगे तो बेहतर होगा। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान झुंझुनू से। क्या कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने इस बार नीट दिया है, रीनीट भी दिया है और फाइनली शायद मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ एमबीबीएस में। अच्छा तो हा नीट परीक्षेचा विद्यार्थी आहे जो जंतर मंतरवरती आपल्याला भेटला आहे। पहली नीट दी जो कि पेपर लीक हुआ था और दूसरी भी री नीट भी दी है, तो दोनों नीट का अनुभव कैसा रहा है आपका? दोनों नीट का अनुभव मेरा तो अच्छा ही रहा है, पिछली नीट का भी अच्छा ही रहा था, री नीट का भी अच्छा ही रहा है, पर डेफिनेटली इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे कि आप पिछली बार आपका पेपर अगर अच्छा गया होता है तो आप जो कि प्रेशर रहता है माइंड में, आप पूरी साल भर से बिल्डअप करते हुए आते हो कि मई के फर्स्ट संडे को अपना पेपर होने वाला है, फिर अचानक से पता चलता है कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, फिर अपनी वो मेंटली स्टेट रहती नहीं है कि आप वापस से उतने ही डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई कर पाओ और वापस से पेपर दे पाओ। री नीट का आपका रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया है? मेरा रीनीट का रिजल्ट आ चुका है, 7,000 रैंक आई है ऑल इंडिया, तो शायद मेरे को एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगी अच्छी खासी कॉलेज मिल पाएगी। इतना अच्छा रिजल्ट तो आया है, अच्छी खासी कॉलेज, इसके लिए क्लैप होना चाहिए। दोनों नीट के एग्ज़ाम दिए इन लोगों ने और अच्छी खासी रिजल्ट भी आ गई है। तो आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दोनों एग्ज़ाम दी थी, लेकिन आपने जो एग्ज़ाम दी, दूसरी एग्ज़ाम, उसके जो टॉपर है वो कल नड्डा से मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि मैं मेहनत करके पढ़ाई की, मैं टॉपर आया, तो आंदोलन करने से क्या फ़ायदा? ऐसे आप ही के जो सहयोगी विद्यार्थी है उनका भी कहना है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि उनकी मेंटल कंडीशन है जो कि अब टॉपर आए हैं, मैं कुछ टॉपर्स को जानता हूँ जिसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, जो कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, उनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं। सबकी कंडीशंस वैसे नहीं होती, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि कर्जा लेके या फिर अपनी मतलब कि ज़मीन वगैरह गिरवी रख के ऐसे पैसे वगैरह इकट्ठे करके और फाइनली बच्चों को पढ़ाते हैं, और ऐसे पढ़ा के उन बच्चों के ऊपर अलग ही मेंटल प्रेशर रहता है। आपको पता चलता है कि आपने एक पेपर दिया है जो कि अपना बहुत अच्छा गया था, आप फाइनली मेडिकल में सिलेक्टेड होने वाले हो और पता चलता है वो पेपर लीक हो गया, तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बजाय उनके थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है। उनको पता है कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर से कर लेंगे। आप जितने मेंटली क्लियर रहते हो कि टेंशन नहीं रहेगी, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या आपको जब नीट का पेपर, पहला पेपर जो लीक हुआ, उसके बाद आपकी मेंटल कंडीशन कैसी थी? थोड़ा इफेक्ट पड़ा था उस चीज़ का, बुरा लगता है काफ़ी बार, मतलब कि मेरी फैमिली कंडीशन उससे ज़्यादा ख़राब नहीं रही है। पापा मेरे लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस से, मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो मम्मी भी हाउस वाइफ हैं पर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, संभाल लेते हैं। अब जैसे मेरी कंडीशन थी तो मुझे संभाल लिया, मुझे ज़्यादा सा इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, पर सबकी फैमिली वैसे डिस्ट्रैक्ट ना होने दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ के पेरेंट्स होते हैं जो कि तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में ना हो, कुछ के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते दूसरी बार भी। अब आपको पता है कि 1 महीने का जो कि गैप मिला है उसमें वापस से सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपकी पढ़ाई छूट जाती है, वो डेकोरम छूट जाता है, तो आपको वापस से पढ़ाई करनी पड़ती है। 1 महीने वापस से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कभी ना कभी जरूरत पड़ती है कि आपको वापस से टेस्ट भी देने पड़े, कोचिंग भी ज्वाइन करनी पड़े। कुछ बच्चे दूर से आते हैं, जैसे कि मानो मैं कोचिंग में था सीकर, बच्चे यूपी से आते थे, बिहार से भी आते थे, एमपी से आते थे। अब वहाँ पे बच्चे गांव चले जाएं, अब वापस से आना, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। कितनी दूर से वापस से आए, 1000 काम होते हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा जो कि वापस से नहीं आ पाए, उनके लिए टेस्ट का क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए तो इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जो लोग टॉपर लोग बोल देते हैं उन्हीं से सब कुछ नहीं हो जाता, एक आम बच्चे के जैसे हमें सोचना पड़ता है, उसी चीज़ से इफेक्ट होता है। ओके भैया, आपकी रैंक आपने बताई 7 नंबर की, कितने नंबर की रैंक आई थी आपकी? मेरी हाँ? 7000। अच्छा, तो इसके ऊपर आपको अच्छी खासी कॉलेज मिल जाएगी, ये आपको भरोसा है? क्या आप बात करना चाहेंगे? थोड़े आगे आ जाएंगे तो अच्छा होगा। बताइए कि आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या कौन सी एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैंने एलएलबी किया है, अब उसके बाद अभी मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। जी जी, और मैं लद्दाख से हूँ। अच्छा, जी, तो सोनम वांगचुक जी के इस आंदोलन को आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहता हूँ, और वो भी लद्दाख से हैं, मैं भी लद्दाख से हूँ, तो इस बात का मुझे प्राउड भी है कि हमारे लद्दाख से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है लद्दाख, अभी भी अगर आप जाएं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई, जो मेट्रो सिटीज़ हैं या कोई नॉर्मल सिटीज़ भी हैं, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम डेवलपमेंट है अभी भी लद्दाख में। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि सोनम सर हमारे लद्दाख से उठकर एक ग्लोबल स्टेज पे आए हैं, लद्दाख को रिप्रेजेंट किया, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, स्विट्ज़रलैंड जाके, जर्मनी जाके, फ्रांस जाके, तो इस चीज़ का मुझे प्राउड भी फील होता है। जी हाँ। एक सवाल मैं
आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस प्रकार का आरोप एक हो रहा है इस आंदोलन पे कि अभी जो जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दी है, एक्चुअल जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दी, वो बच्चे तो ज़्यादातर दिख नहीं रहे आंदोलन में, लेकिन आप तो मुझे दिखे हैं। तो आप जैसे कितने और बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम के जो जिन्होंने एक्चुअल में दी है, जिनको उसका नुकसान भुगतना पड़ा है, वो इस आंदोलन में है? ये जो कि बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ अपनी साइड से, जैसे कि मैं खुद हो गया। अब आप एक एवरेज एज देखते हो जो कि नीट के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो होते हैं या तो 17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 17 साल होने वाली होती है। वो बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं नीट की, तो उन पर फैमिली का प्रेशर ज़्यादा रहता है कि उनको अलाउड नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने नीट दे दिया, मैंने पेरेंट्स से थोड़ा समझा के उनको मैंने मनाया है कि वो मुझे भेज दें, ठीक है, वो मान्य है। पर सबके पेरेंट भी उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे। वो देखते हैं कि बच्चे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे संभाल लेंगे। तो आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, मैं राजस्थान फैमिली की परमिशन है जी, आपको फैमिली की यहाँ पर परमिशन, आने जी फैमिली की परमिशन लेके आया हूँ, पर मेरे को उनको कन्विंस करना पड़ा था। जी। अब पेरेंट्स होते हैं थोड़ा डरते हैं उस चीज़ से। कुछ दिन पहले यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, मारपीट हुई है, तो पेरेंट्स ज़रूर डरेंगे उस चीज़ से। वो क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? वैसे ही क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। आप देखोगे जो कि सपोर्ट करने आए हुए हैं, जैसे मेरे भैया आए हुए हैं, ये लद्दाख से आए हुए हैं। अब इनकी एज देखो, ये मतलब कि खुद में एक होल्ड करते हैं कि वो जा सकते हैं। इनके पास अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के साथ है। हमारे पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि बच्चों को कुछ हो जाएगा, इतनी दूर जाएंगे, प्रोटेस्ट के अंदर जाएंगे, भीड़ में जाएंगे, इसलिए बच्चे नहीं आ पाते। वरना आग अगर घर पे जाके पूछो उनकी, मतलब कि उनसे पूछो डायरेक्टली घर पे जाके, या फिर उनकी राय मांगो, तो फिर वो सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चीज़ के खिलाफ वो बोलना चाहते हैं। ऑनलाइन आप देखो तो फिर, बट ज़रूरी नहीं होता कि वो ऑफलाइन आके स्टैंड ले पाएँ हर बच्चे। आप क्या आवाहन करेंगे जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दी है, जो अच्छे खासे टॉपर बन चुके हैं, जिनको आप ही के जैसे शायद अच्छे कॉलेजेस भी एडमिशन के लिए मिल जाए, उनको क्या आवाहन करेंगे? क्या ज़्यादा से ज़्यादा नीट एग्ज़ाम देने वाले बच्चे इस आंदोलन में सहभागी हो? अलग अलग देश भर में अभी आंदोलन शुरू है, अलग अलग राज्यों में आंदोलन शुरू है। अगर आप अगर आप आओ तो ज़रूर इस चीज़ में सहभागी हो। देश को बताओ, सरकार को बताओ कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आप थोड़ा ध्यान रखो। हम आपसे मांगे क्या रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा सा एजुकेशन मांग रहे हैं। देश की यूथ है, आपसे क्या चाहती है कि बस थोड़ा सा हम पढ़ लिख लें, थोड़ा समझ जाएं, और आपसे कुछ मांगा थोड़ी है। आप इस चीज़ की तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर लें। बाकी जो कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पेरेंट्स जिनको भेज पा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बड़े भैया सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कि लोग आ पा रहे हैं बिल्कुल आए, जो कि लोग नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अपने एजुकेशन को मजबूत बनाने के ऊपर ध्यान दें। बाकी गवर्नमेंट संभाल लेगी। जो कि अपने से पेरेंट्स हैं, जो कि बड़े भैया हैं, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हम लोग हो गए, हम लोग संभालने के लिए कोशिश करेंगे। आप बाकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अगले ड्रॉप के लिए ध्यान दें, अगले एग्जाम के लिए ध्यान दें। जैसे अभी एक भैया से जो बात की, जो 12वीं में पढ़ता था, 12th कक्षा में, उसने वो इतना निराशावादी हो गया है कि आगे की पढ़ाई मुझे करनी नहीं है। 84% आए उसे, लेकिन वो उसका कहना है कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मेरा विश्वास उठ गया है। नहीं, ये चीज़ सरासर मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है। अब मान लो कि ये तो पेपर लीक हो गया, आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैं जिस दिन पेपर देने जा रहा था अपने नाना जी के साथ था, रीनीट के दिन, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। नाना जी का एक्सीडेंट हुआ, उनके टाके लगे 17, मेरे को उनको लेके जाना पड़ा एग्जाम से जस्ट 2 घंटे पहले। मेरे भी एक्सीडेंट हुआ, खून बह रहा था पैर से थोड़ा सा। अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी कंडीशन। उस टाइम पे अगर मेरा एक्सीडेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होता और मैं पेपर देने नहीं जा पाता, तो फिर मैं किस चीज़ को ब्लेम करता कि मैं वहाँ पे पढ़ाई छोड़ देता? क्या मेरे पास ऑप्शन था पढ़ाई छोड़ने का? या फिर मानो और दूसरी कोई कंडीशन हो जाती जहाँ पे कि मैं पेपर नहीं दे के पा रहा हूँ, पूरी साल भर मैंने ढंग से पढ़ाई की है, और फाइनली कुछ भी ऐसा केस होता है कि उस दिन मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया और मैं वहाँ पे पेपर नहीं दे पाया, फिर उस तरीके से अप्रोच नहीं कर पाया, कुछ भी कंडीशन ऐसी बनती है, तो क्या मुझे वहाँ पे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे उस चीज़ से विश्वास उठ जाना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं? लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं, अपने को उससे फाइट करना पड़ेगा। कभी पढ़ाई छोड़ना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हमें लड़ना ही पड़ेगा। री नीट का जो एग्ज़ाम था, उस दिन जो आपके साथ हादसा हुआ, वो आपने बताया किस तरीके से उभरे उससे, और जब एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने गए तब आपकी मानसिकता क्या थी? उस टाइम पे लग रहा था थोड़ा डरावा सा था, क्योंकि मैं भी मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई थी कि मेरे को उसको संभालना था। नाना जी मेरे थे जो कि मेरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज, मेरे को लेके जा रहे थे एग्जाम दिलाने, और बाइक पे थे हम लोग। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, उनको ज़्यादा लगी, हॉस्पिटल लेके गया, फिर मामा जी आ गए, मम्मी आ गई, उन्होंने संभाला। मैं 1 बजे पेपर देने गया। हाँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब था अच्छा खासा, पर वही है कि
अब संभलना पड़ेगा उस कंडीशन में। आप पीछे नहीं हट सकते, किसी को दोष नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर बंदे को वो बहाना नहीं मार सकता कि मेरा ऐसी वाली कंडीशन हो गई थी तो फिर मैं पेपर देने नहीं जा पाया। वरना फिर वो अगर मानो ऐसा होता कि मैं पेपर में मेंटली प्रेशर ले लेता और मैं उस चीज़ से उभर नहीं पाता पेपर के अंदर, तो फिर वो प्रेशर फिर नाना जी ले रहे होते कि शायद मेरी वजह से वाली गलतियाँ हुई। तो मैं किसी दूसरे के ऊपर इस चीज़ का आरोप नहीं थोप सकता, मुझे अपनी गलतियाँ खुद से संभालनी होंगी। और मैं सबको यही राय देना चाहता हूँ, अपने साथ वालों को भी, जो कि देश का यूथ है, कि अपन को लड़ना पड़ेगा। कंडीशंस खराब आ रही हैं, आप देख रहे हो हर जगह पे, गवर्नमेंट भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। आप जितना ज़्यादा पढ़ाई के साथ जुड़ते जाओगे, जितना ज़्यादा मेहनत करते जाओगे, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप समझदार बनोगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट से लड़ पाओगे। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई से दूर जाओगे उतना ज़्यादा आप पीछे छूटते जाओगे। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक चोपड़ा है। राजस्थान से आहे. जी, राजस्थान। तर हा राजस्थानचा मयंक आहे. दोन्ही नीटच्या परीक्षा दिल्या आहेत. जी पहिली परीक्षा नीटची ज्याचा पेपर लीक झाला होता, त्याच्यानंतर रीनीटची परीक्षा दिलेली आहे. चांगले मार्क मिळालेले आहेत आणि आज आंदोलनात सुद्धा सहभागी झाला आहे. इतकंच नाही तर रीनीट जेव्हा दुसरी नीटची परीक्षा झाली तेव्हा त्याचा अपघात सुद्धा झाला. मात्र हे सगळं होऊन सुद्धा आज तो त्याच विश्वासानं या आंदोलनातही बसलाय आणि त्याच विश्वासानं आपलं करिअर सुद्धा पुढे नेतोय. खरं तर देशाला अशा युवकांची गरज आहे की जे युवक आपलं लक्ष्य काय आहे त्याकडे अगदी जाणीवपूर्वक लक्ष ठेवून त्या दृष्टीने पुढे जातात, आंदोलन आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी करतात आणि इतकंच नाही तर आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा प्रेरित करतात. मयंक, बहुत बहुत अभिनंदन आपका. आपने मतलब दोनों नीट एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर ली. आशा करते हैं कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरे हो. सरकार को कुछ बताना चाहेंगे आज? सरकार को बस ये बताना चाहूँगा कि आप जो कि इतना केयरलेस हो रहे हो बच्चों को लेके, यही बच्चे हैं जो कि आगे देश का यूथ बनना है. कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए. इतने भी ज़्यादा यूजलेस नहीं है हम बच्चे. कुछ आपसे बहुत ज़्यादा सी डिमांड नहीं है, बस एक एजुकेशन को लेके डिमांड है थोड़ी. अगर आप मानो, हमारा एक सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रिज़ाइन दीजिए. चलो आप इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते कि हम रिज़ाइन नहीं देंगे, तो कम से कम आपकी पार्टी से या फिर आपकी गवर्नमेंट से कोई बंदा थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी ले, जो कि हमें आके बोल पाए, आश्वासन दिला पाए कि ठीक है बेटा हम रिज़ाइन नहीं ले रहे. एटलीस्ट आप अपनी मांगे रखो कि हम थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे. अकाउंटेबिलिटी ले, बजाय ये कौन सा तरीका होता है कि आप बच्चों के ऊपर आके लाठी चार्ज कर दो. बस आपको इतना सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट बच्चों की सुने, उनकी मांगे सुने, उनके साथ आके बैठें. कोई यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई बंदा आके बैठे, हमारे साथ आके बात करेगी, ये ऐसी हमारी मांगे हैं सर, आप ऐसे सुनो, और वो हमें आश्वासन दे कि हम आगे से सुधारने की कोशिश करेंगे. आप लाठीचार्ज जब हुआ तब थे यहाँ पे? नहीं, मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, पर मैंने देखे हैं जो कि कंडीशंस हुई हैं, जो कि यहाँ पे पीटा गया है बच्चों को. क्योंकि अब कैसे भी तरीके से बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करना, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो कि बच्चे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना किसी भी तरीके से मैं तो सही नहीं मानता. हमने आमतौर पे देखा है, हम भी कभी छोटे थे तब जब नाराज़ हो जाते थे पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स हमें किसी न किसी तरीके से समझा बुझा के शांत कर देते थे. तो क्या इस आंदोलन को भी समझा बुझा के शांत कर देना चाहिए था? सरकार को एक आश्वासन दे देना चाहिए था? क्या ये सब जो माहौल अब बन चुका है वो बनने से बजाय इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रीति से ख़त्म किया जा सकता था? इसके लिए ना मेरे पास एक सिंपल सा आंसर ये है कि मानो कि मैं बच्चा हूँ और मैं मांग करूँ कि अपने पेरेंट्स से झगड़ा करूँ कि मेरे को PS5 चाहिए, जो कि ये गेम होता है. अब उस ऐसी कंडीशन होगी जो कि अवांछित मांगे हैं, उसमें पेरेंट्स को मेरी बात नहीं माननी चाहिए, शायद मुझे डरा धमका के मान लेना चाहिए. बजाय कुछ ऐसी कंडीशन होगी, घर वाले बोलेगी बेटा तेरी पढ़ाई छुड़ाएंगे, वहाँ पे अगर मैं घर वालों से जिद करूँ कि नहीं मुझे पढ़ाई करने दो, तो वहाँ पे अगर पेरेंट्स मुझे डरा धमका के मना रहे हैं तो वो उनकी गलती मानी जाएगी. वो किसी भी तरीके से मैं चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ना कोई पढ़ा लिखा इंसान चीज़ को सपोर्ट कर पाएगा. दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है. माँ बाप जो कि डरा डपका के अपन को रखते हैं, वो ऐसी चीज़ों में रखते हैं जो कि चीज़ें वास्तव में अवांछित है, अपने लिए सही नहीं होंगी. बजाय अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि मान लो मैं पढ़ाई करने के लिए जिद कर रहा हूँ कि मुझे, जैसे कि मानो घर वाले मुझे बोले कि बेटा तू इंजीनियर बन, और मैं बोलूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं इस चीज़ के लिए जिद करूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे घर वाले डरा धमका रहे हैं तो वो उनकी गलती मानी जाएगी. ऐसे ही अगर मैं इनसे पढ़ाई के लिए अपनी मांगे रखूँ तो फिर वो गवर्नमेंट की गलती मानी जाएगी. यहाँ पे डराना धमकाना किसी भी तरीके से सही नहीं है. तर तो हा मयंक आहे राजस्थानचा आणि बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे. और जंतर मंतरवरती असे अनेक तरुण, असे अनेक युवक मला भेटत आहेत की जे खरं तर अगदी कोवळ्या वयात आहेत. अगदी 14-15 वर्षाची मुलंसुद्धा इथे भेटतात. उच्च शिक्षित असणारे तरुणसुद्धा इथे भेटतात. इथे अगदी गरीब घरातून आलेले, मध्यमवर्गीय घरातून आलेले आणि इतकंच नाही तर उच्चभ्रू घरातून आलेले, वेल सेटल फॅमिली ज्याला आपण म्हणतो तिथून आलेले युवकसुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. इतकंच नाही तर जे नीट
नीट परीक्षार्थी होते, ज्यांनी खूप चांगली रँक मिळवलेली आहे आता, ते सुद्धा विद्यार्थी या आंदोलनात आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं हेच आहे की सरकारने आमच्याशी सुसंवाद ठेवायला हवा. तो जर सुसंवाद झाला तर कदाचित या आंदोलनावर तोडगा निघू शकतो. बघूयात या आंदोलनाची दिशा आणि दशा इथून पुढे काय होते. कॅमेरामन अशोक सोनवणेसह मनोज पाठक, झी 24 तास, जंतर मंतर, दिल्ली.